फट भी पड़ा है। वो क्या है? वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से जो ख़त लिखा गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसकी नज़ीर किसी भी अदलिया या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में तमाम बर्रे सगीर में, जहाँ 50 के करीब हाई कोर्ट्स हैं, किसी जगह किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इस तरह तकलीफ में और इस तरह उनकी सर्वेलेंस कहीं नहीं की गई। ये जो ख़त है, ये कोई आम खास ख़त नहीं है कि मैंने लिख दिया हो, आपने लिख दिया हो। ये 6 हाई कोर्ट के जज हैं, 6 हाई कोर्ट के जज हैं। एक होता उसको हम इग्नोर कर लेते, 2 होते हम कहते कि ये भी 2 ग्रुप बंदी के बीच में आके अपनी मौक़िफ़ को बढ़ा रहे हैं। 6 से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज और एक चीफ जस्टिस और एक हसन गुल औरंगज़ेब साहब का नाम उस पर दस्तखत किसी वजह से वो नहीं कर सके। अगर उनको भी शामिल किया जाए 6 जजेस में, उनका नाम भी छपा हुआ है, तो 7 जजेस पर 6 भी ले लें। अब 6 जज कहते क्या हैं? 6 जज क्या रहे हैं? कोई आम खास बात नहीं कह रहे कि हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है, हमारा चीफ जस्टिस हमारे आगे केसेस नहीं लगाता। वो कह रहे हैं कि एक इदारा, इस रियासत का बड़ा मजबूत ताकतवर इदारा ISI, वो बराह रास्त हम पे प्रेशर डालता है, दबाव डालता है कि इस किस्म के फैसले दो, उस किस्म के फैसले दो। हमारे रिश्तेदारों को उठाया जाता है, उन पे अजियत ईज़ा रसानी की जाती है, उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए जाते हैं, उनको डराया धमकाया जाता है। फिर हमारे वीडियोस लिए जा रहे हैं और वीडियोस के लिए वो कैमरे हमारे लिविंग रूम्स में और बेडरूम में नस्ब किए गए, जिनकी जो लेटेस्ट वीडियो है, आपको पता है आधा घंटा वो कैमरा रिटेन रखता है वीडियो, वो वीडियो भी उन्होंने पेश की हैं। अब ये कहना कि इनको यकदम ख्याल आया है किसी एक सियासी जमात या लीडर को के हक में बात करने का, और ये सियासत को उसकी बढ़ा रहे हैं, और ये वाक़यात नहीं हुए। ये कोई एक दिन में इन्होंने नहीं ये सोच लिया बयान देने का। ये बयान ये मौक़िफ़ उन्होंने जुलाई 2023 को अपने चीफ जस्टिस को ख़त लिखकर ये पेश किया कि ये हो रहा है हमारे साथ। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक का क्या रवैया था? उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं बात कर लूँगा डायरेक्टर जनरल सेंट्रल ISI के से, और फिर कहा कि मैंने बात कर ली, अब आपका
अब आपके के पीछे हिस्सा नहीं लगते, कोई धमकी नहीं आएगी। फरवरी तक उन्होंने इंतज़ार किया। फरवरी 2024 को उन्होंने एक और खत लिखा और इस खत के मंदरजात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक भी पहुंचे, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास भी पहुंचे, सीनियर प्यूनी जज जो जब सीनियर प्यूनी जज थे वो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन तक भी पहुंचे। कोई इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई और ये बदस्तूर जजों को दबाव में लिया जाता रहा, ताकि इन्होंने परसों एक और खत लिखा। अब इस खत की कोई पूछता, कहते हैं लोग मैं यहाँ हूँ, कई लोग कह रहे हैं जी कोई नहीं, ये खत यूँ ही ये कोई बनी बनाई भी बात है, ये अफसाना है। अब क्या ये अफसाना है या इसमें कोई वज़न है, कोई इसमें सच्चाई है? मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, आपके नाजरीन को, ये ज़रूरी है कि मैं अगर कोई बयान देता हूँ, ISI की तरफ से इनकार आ जाता है, हमने नहीं किया, जजेस की तरफ से इकरार है कि किया है। अब आपने किस तरह परखना है? एक पैमाना ये होता है कि किसकी बात में रिंग ऑफ ट्रूथ है, रिंग ऑफ ट्रूथ, किसकी बात रिंग्स ट्रू, घंटी बजती है सच्चाई की, ये जब बात करता है घंटी सच्चाई की बजती है। अब वो घंटी जब सच्चाई की बजती है, वो किस तरह बजती है सच्चाई की कि इन्होंने पहला खत नहीं लिखा, 2 खत पहले लिखे हैं, यही शिकायत की हैं, साल के ऊपर मुहित ये इनकी शिकायतें हैं, ये सच्ची बात लगती है कि इन्होंने बयान सच दे। दूसरा रिंग ऑफ ट्रूथ क्या है? दूसरा रिंग ऑफ ट्रूथ ये है कि ये कोई एक जज नहीं है अकेला, 6 जज है, एक खातून जज है, वो भी इसमें अपनी शिकायत कर रही और बरमला तीसरी मरतबा कर रहे हैं। ये रिंग ऑफ ट्रूथ है। इसमें रिंग ऑफ ट्रूथ और क्या है? रिंग ऑफ ट्रूथ ये है कि खसूस, ये मुबहम नहीं है कि हमें आके टेलीफोन आते हैं, मैं कहता हूँ जी मुझे फ़ोन आते हैं, फ़ोन का पता ही नहीं कौन, वो इनकार करते हैं हमने नहीं किया, मैं नंबर नहीं होता, नंबर आता ही नहीं मेरे पास। रिंग ऑफ ट्रूथ ये है कि एक वाक़े को उन्होंने तफसीलन बयान किया, स्पेसिफिकली बयान किया कि ये हमारे साथ हमारे मुलाजिम को उठा के ले गए, एक जज के रिश्तेदार को उठा के ले गए। अब आप पूछ सकते हैं उनसे कि कौन सा जज और कौन सा रिश्तेदार। तो ये रिंग ऑफ ट्रूथ है इसमें। दूसरा एक और तरीका होता है एक बयान की सच्चाई को परखने का कि क्या इस बयान को किसी तरह से तक़वियत पहुंचती है, एविडेंस नहीं है, तक़वियत, उस शहादत को तक़वियत पहुंच, वहाँ ये इसको तक़वियत यानी करॉबोरेशन है इसकी। ये अकेला ही आदमी बयान दे रहा है कि कोई और भी वाक़यात हैं जो इसके बयान को मोतबर साबित करते हैं। अब इसमें आप देखिए करॉबोरेशन है। करॉबोरेशन ये है कि वो जज साहब के घर से वो कैमरे निकले हैं, कैमरा तो निकला है बेडरूम से, कैमरा तो निकला है लिविंग रूम से। अब जब ये जज साहब कहता है कि ये कैमरे क्या कर रहे थे, वो बल्ब बदलना चाहता था, वो बल्ब बदलने गया पीछे तो वो वहाँ कैमरा लगा हुआ है उसी सॉकेट में और वो वीडियो चल रही है, वो निकाल के जब उसे, अब ये करॉबोरेट हो गया उनकी बयान को। अब ये करॉबोरेशन और रिंग ऑफ ट्रूथ इन 6 जजेस के बयान में और के ख़त में आता है और इन्होंने कोशिश कर ली थी विद
चीफ जस्टिस आमिर महमूद, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, क्योंकि उस वक्त जब ये सीनियर जज थे तो उनके सामने भी ये पेश हुआ, ये लिखा है। अब इनके पास एक मुद्दबाना तरीका यही था कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश कर देते। उसका इख्तियार है कि नहीं, वो एक बड़ा मोतबर पाकिस्तान की अदलिया का सबसे मोतबर आला तरीन इदारा है और जजों को डिसिप्लिन करने के लिए उसको कर दिया। अब यहाँ चल रही है कि जी उन्होंने ये बनाई बात यूं ही बनाई है और किसी एक जमात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। भाई साहब रुके, सुने, 6 जज है सुप्रीम कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। सारी कौम को इनका ममनून होना चाहिए। सारी कौम को उन्होंने सामने रख दिया है कि जजों पे इस तरह दबाव डाला जाता है और इस तरह दबाव उन्होंने कहा है सबॉर्डिनेट जुडिशरी में भी जो जज जिस डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर दबाव डाला गया उसने नहीं दबाव में आया, उसको बहावलपुर भेज दिया, पंजाब वापस भेजा, फिर बहावलपुर भेज दिया। अब इतनी बातें जो कि करॉबोरेट नहीं करती हों, जो रिंग ऑफ ट्रूथ भी घंटी बजाती हों कि ये सच्चा है, और 6 जजों आप उनका क्या कर सकते हैं? ये अदलिया अंडर थ्रेट है, ये अदलिया अंडर अटैक है, इट इज़ अंडर अटैक। और इसके दिफा के लिए अगर जज भी खड़े होते हैं तो पाकिस्तान के वुकला एक इनकी फौज बन के इनके साथ चलेंगे। लेकिन इसमें ज़रूरी है कि काजी साहब इसका नोटिस, ये कल जो हो गई फुल कोर्ट की मीटिंग, हमें नहीं उसमें पता क्या हुआ, कुछ निकला तो नहीं। उस फुल कोर्ट की मीटिंग में चाहिए तो ये था कि एक ट्राइब्यूनल बना देते। ट्राइब्यूनल बनाने का एक आसान तरीका है, मैम, आपने 11 जजेस का ट्राइब्यूनल बनाना है, ऊपर से शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ट्राइब्यूनल बना दें, किसी को एतराज़ नहीं होगा। काजी साहब को एतराज़ होता था उमर बंदयाल साहब के दौर में कि जी वो सीनियर जजेस को नहीं लगाते, जूनियर जजेस को लगाते। आप 11 जजेस का 13 जजेस का बेंच बनाएं, सारे सीनियर जजेस रखें बिला इम्तियाज़, और उनके आगे ये मुद्दा, ये लेटर एज ए कंप्लेंट पेश हो। वो जजेस जिन्होंने ख़त लिखा है वो भी पेश हो, उनके वकला भी पेश हो, नोटिस दें जिसमें इसने रॉन्ग डूइंग की हुई है। वो किसी इदारे का हेड है या डिप्टी हेड है, जिसका नाम इसमें आया है, जिस इदारे का, उसके हेड को बुलाएं, वहाँ उसको ये ख़त दें और कहें आपका इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन है। 6 हाई कोर्ट के जजेस का इस तरह दलेरी के साथ ये लिख देना एक मामला जिसको वो पूरा साल चेज़ करते रहे, वो कर देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये अदलिया की बुनियादें हिला देने वाला इनकलाब का पेश खैमा है। मैं इसलिए ये अर्ज़ करूँगा चीफ जस्टिस साहब को कि इसका फौरी नोटिस लें। ये दिनों की बात नहीं है, ये घंटों की बात है। सीरियस इसमें नज़र आए चीफ जस्टिस साहब और उनके सीनियर रुफ़का, सीनियर 9 और 11 और 13 सीनियर जजेस का इसी वक्त ट्राइब्यूनल बनाएं और इसको टेकअप करें कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। चौधरी साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है। एक वक्त था कि इन्हीं एजेंसियों के कहने के ऊपर आप टूल बने और उस वक्त की हुकूमत सदर आसिफ अली जरदारी का बाजू मरोड़ के आपने अदलिया को बहाल कराया था, तो आपको क्या अब उस पर शर्मिंदगी होती है या कभी कोई ऐसी बात महसूस हुई कि आपने उस वक्त गलत किया था? देखो, मैंने कोई किसी का बाजू मरोड़ के नहीं किया था। जरदारी साहब ने यही कहा कि मेरा बाजू मरोड़ के जज बहाल करवाए थे साहब ने। जरदारी साहब नहीं करना चाहते थे, उनको लॉजिक से कन्विंस किया और फिर वो
बहाल हो गए जजेस, होना चाहिए था उनको, वो गलत डिसमिस हुए थे। बाकी ये बात आपकी कि वो जज साहिबान ने को बहाल करा लिया तो क्या फ़र्क पड़ा, और आपने हमने किसी शख्स को बहाल नहीं कराया। और मुझे कोई इस बात में, आप कहते हैं कि आपको कुछ इसमें तअस्सुफ़ है, कोई तअस्सुफ़ नहीं, शर्मिंदगी की तो बात ही नहीं। मैं तो इस बात में बहुत फ़ख्र करता हूँ कि मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बहाल कराया, और मेरे दोस्त साथ खड़े हैं इन्होंने हमने कोई इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहाल नहीं कराया। अगर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जगह उमर अता बंदियाल होता, उसकी जगह काजी फैज़ ईसा होता, आज हो। हम चीफ जस्टिस के साथ है, चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है। हमने भाई साहब जिसको बहाल कराया उस शख्स का नाम था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और हम इसके तब भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ है कि कोई फौजी अफसर, कोई आर्मी चीफ पकड़ के बाजू से और चीफ जस्टिस को निकाल दे और बाहर करे, फिर यहाँ इंसाफ कहाँ रहेगा। लेकिन जजेस को भी सोचना चाहिए। सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब थे, चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको परवेज़ मुशर्रफ ने कहा आप फारिग हैं, उन्होंने बिस्तर बंद बांधा, सामान लिया, शाम की फ़्लाइट से वो कराची चले गए। इसी तरह अनवारुल हक थे, बड़े कंट्रोवर्शियल थे, उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाया था, पर वो भी कबूतर की तरह चले गए। उनसे पहले याकूब अली साहब थे, वो भी घर चले गए। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जब उनको कहा कि आप इस्तीफ़ा दें, जर्नैलों ने घेराव डाला हुआ था, उन्होंने कहा आप इस्तीफ़ा दें। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा मैं नहीं देता। उन्होंने कहा आपको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं नहीं इस्तीफ़ा दूंगा, आई एम द चीफ जस्टिस और मैं चीफ जस्टिस हूँ। जब ये आवाज़ वकला तक पहुँची कि ये उनका मुज़ाकरा हुआ है, वकला एक समुंदर की लहर की तरह उठे और सारे साहिल पे उन्होंने डुबो दिया सब। ये वकला इसी तरह एक समुंदर की लहर की तरह उठेंगे, पर ये जजेस इस लेटर को सीरियसली लें। खैबर से कराची तक और लाहौर से वाघा तक जितने सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस हैं, वो ये समझें ये 6 जज साहिबान हमारी बात कर रहे हैं, उनसे भी ये हो रहा होगा। ये उनको भी, जजेस को, सबको जोड़ के मिल के इकट्ठे बैठ के और ये फैसला करना चाहिए कि हमने ये बर्दाश्त नहीं करना, और हमने इस पे ये ट्राइब्यूनल बना के, जैसे मैंने कहा, और इसकी तय तक पहुंचना है और जिम्मेदारों को जिम्मेदारी उनकी लगानी। साहब ये बताएगा कि आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब से मुलाकात होने जा रही है। इस सूरत हाल में क्या वज़ीर-ए-आज़म, क्योंकि एजेंसियाँ उनके अंडर हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कोई मुलाकात करनी चाहिए कि जो फुल कोर्ट हुआ उसके ऐलानिए से पहले? करनी तो नहीं चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए बिल्कुल, और करे और होगी भी। इस पे अगर वो कोई बात भी नहीं करते, मिसाल के तौर पे क्या बात कर सकते, चीफ जस्टिस साहब से वो ये बात नहीं कर सकते कि जी आप ट्राइब्यूनल बनाएं। भाई आप कौन हैं बताने वाले, आपके तो फरीक है। चीफ जस्टिस साहब से वो ये नहीं बात कर सकते कि मेरा जो DGC है या DGISI है, ये स्टाफ अफसर हैं टू द प्राइम मिनिस्टर, इनमें इन्होंने ये नहीं किया, शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि यही मुतनाज़ा बात है जिसको तय होना है। तो अब चीफ जस्टिस साहब ये बात कर लें कि क्या चाय की प्याली में चीनी काफ़ी है, ठीक है।
तो क्या आप उसको उसी तरीके से लीड करने और वकला को मोबिलाइज करने के लिए रेडी है? देखो, हमें तो जितना हौसला है वो इस अदलिया के लिए और इस बार एसोसिएशन काले कोट की इज़्ज़त के लिए, और इन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत इज़्ज़त दी है। मैं तो इनके साथ रहूँगा, पर लीडरशिप अब नहीं आती है, जवान लीडरशिप है। मैंने जब लीड किया था उसको 18 साल हो गए, 17 साल, और अब मेरे में वो फिज़िकल एजिलिटी तो नहीं है जो उस वक्त छलांग मार के और गाड़ी के छत पे चढ़ रहे होते थे और तकरीरें का, पर इनके साथ हूँ और जो जवान लीडरशिप आई हुई है उनमें एतमाद रखता हूँ कि अब जो आए हैं और जो लीडर्स हैं, थोड़ा सा मुझे इस बारे में अफसोस है, तअस्सुफ है कि कुछ डिवाइडेड है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को अपनी अंदरूनी सियासत छोड़ के पाकिस्तान बार काउंसिल को भी अपनी अंदरूनी वकला की सियासत छोड़ के, जिस तरह वकला को हमने इकट्ठा कर दिया था, मैं उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर भी हुआ उस तहरीक के दौरान, और सबको एक साथ लेके चले, एक कन्वेंशन बुलाए जिसमें दोनों सोचें जो बार एसोसिएशन की है उनको बिठाएं, जो अब इनके मुखालिफ है उसको इज़्ज़त ज़्यादा दें, उसको ज़्यादा इज़्ज़त दें, और इस चैलेंज को उसी तरह लें जिस तरह हमने चैलेंज लिया था जब एक आर्मी चीफ ने एक चीफ जस्टिस को घर बिठा दिया था। नहीं, मैं सिर्फ एक एतजाज़ साहब की बात में एक बात ऐड करते चलें कि एतजाज़ साहब लास्ट टाइम भी इन्हें लॉयर्स कोऑर्डिनेशन काउंसिल ने बाकायदा मुंतखब किया था, लीड किया था। अब भी हमारे लॉयर्स के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर चल रही है, और एतजाज़ साहब आने वाले दौर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ लीड करेंगे इस सारे मामले को। इन्होंने पिछले अरसे से जिस तरह वाइब्रेंट होकर एतजाज़ साहब ने एक रोल प्ले किया है, वकला बरादरी बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखती है, और अभी भी समझते हैं। अभी भी देख लें आप कि जिस तरह खुल के बात कर रहे हैं और एक एक चीज़, और उस वक्त भी और अब भी, तो हम बाकायदा गुजारिश भी करेंगे और हम बाकायदा अपने लॉयर्स कम्युनिटी को मोटिवेट और मोबिलाइज भी करेंगे कि एतजाज़ साहब बिल्कुल ये साथ रहेंगे और फ्रंट के लीडर के तौर पर इंशाल्लाह किरदार अदा करेंगे। उस वक्त भी बार काउंसिलें डिवाइडेड थी, बार एसोसिएशन डिवाइडेड थी, लेकिन उसके बावजूद भी लॉयर्स ने बहुत बड़ी एक किरदार अदा किया, जिसकी बदौलत आज ये जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ बैठी हुई है, ये मरहून मिन्नत है उस लॉयर्स मूवमेंट की। उन्हें सोचना है कि उस लॉयर्स मूवमेंट की वजह से आज ये जजेस हैं, वकला ने पासदारी की है। अभी भी हम समझते हैं कि इस जुडिशरी को, उन रवायात को सामने रखते हुए, एक तो अपना एतजाज़ साहब ने बता दिया है कि मिलना नहीं चाहिए, जस्टिस काजी फाइज़ साहब को हमारे सरबराह हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। ना इलामिया आया इस वक्त कि फुल कोर्ट का इलामिया क्या है, वो भी सामने आना चाहिए था। लेकिन याद रखिएगा कि वकला तहरीक जो है वो पनप रही है, और ईद के फ़ौरन बाद अभी प्रोफेशनल ग्रुप का भी इजलास हुआ था, और ये चीज़ें आगे जा रही हैं। मैं ये अर्ज़ कर दूं आखिर में कि ये 6 जजेस जो हैं ये कौम के हीरो हैं, और कौम इनकी इस ये जो इन्होंने किया है, ख़त लिखा है, और ये जो कदम उठाया है, दलेराना कदम उठाया है, 1 साल से उठा रहे हैं, और सारे जजेस पाकिस्तान के सुन लें कि ये मौका है, ये वक्त है कि आपने कॉर्नीलियस के कबीले में खड़ा होना है या चीफ जस्टिस मुनीर के कबीले में खड़ा होना। अब कौम इस तरह आपको जज करेगी। कॉर्नीलियस का कबीला अकलियत में भी जब था, कॉर्नीलियस वो लिखता था फैसला जो उसके दिल में और ज़मीर मानता था, एक क्रिश्चियन था। मुनीर, जस्टिस मुनीर तमीज़ुद्दीन के फैसले से लेके गवर्नर जनरल रेफरेंस,
200 के केस में मार्शल लॉ को उन्होंने वैलिडेट कर दिया, वो कबीला है। आज के बाद ये जज पहचाने जाएंगे इससे कि ये जा रहे हैं कॉर्नेलियस वाले, ये जाए वो जो मुनीर के साथी।